वो झुंझलाई सी अपने पैरों में मौजूद हील्स के साथ उलझ रही थी। बासिम की कोई बिजनेस पार्टी थी जिसमें मोमल को साथ ले जाने का शोशा वो सबके सामने छोड़ चुका था और मोमल की एक भी सुने बगैर उसे पार्टी में जाने पर फोर्स भी कर चुका था। वो मनाहिल को साथ ले जाना चाहती थी पर बासिम सबके सामने ही कह चुका था कि रात आने में काफ़ी देर हो सकती है, इस वजह से मनाहिल की नींद खराब होगी तो उसे साथ ले जाना मुनासिब नहीं। उसके जवाब पर मोमल सब्र के घूंट भर कर रह गई। रात के 8 बज चुके थे और बासिम अभी तक वापस ही नहीं आया था ऑफिस से। लाट साहब खुद कहाँ गायब हैं अब। अभी उसका बुड़बुड़ाना जारी रहता उससे पहले ही दरवाज़ा धीरे से खुलने की आवाज़ मोमल को चौकन्ना कर गई। चाहे जितना मर्जी नफरत का प्रचार करती पर उस सितमगर से मोहब्बत तो आज भी थी और बेतहाशा थी। यूं सज संवर कर उसके सामने जाने से मोमल के दिल की हालत गैर होने लगी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी पर धड़कते दिल पर काबू पाने की वो कोशिश करती यूं ही झुककर हील्स की स्ट्रिप में उलझने लगी जो बंद नहीं हो रही थी। भारी कदमों की चाप मोमल को नज़दीक महसूस हुई तो उसके हाथ कांपने लगे। बासिम आफरीदी जो अभी कमरे में दाखिल हुआ था, अंदर फैली मशहूर कुन खुशबू उसके हवासों पर खुशगवार असर छोड़ गई। वो आंखें बंद करता गहरी सांस भरकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। जब चूड़ियों की खनक उसके हवास बेदार कर गई, वो चौंक कर आंखें खोल गया। उसकी नज़रें बेसाख्ता सामने नजर आते दिलकश मंजर पर गईं और फिर वहीं जमकर रह गई। सामने ही वो अप्सरा ब्लड रेड कलर की साड़ी पहने अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी। रेड ब्लड कलर की नेट की स्लीव्स में उसकी दूधिया बाजू मजीद चमक रहे थे। लंबे अरसम के बगुल चुड़ैलों वाले नाखून भी लाल रंग से लंगे उसकी मखरूती उंगलियों को चार चांद लगा रहे थे। झुकने की वजह से घटाओं सी जुल्फें आधी कंधे पर बिखरी थीं जबकि आधी चेहरे पर पड़ती उसका चेहरा ढक गई। गले से झांकती उसकी दूधिया गर्दन उसको बहकाने लगी। उसके कानों में पहने झुमकों के साथ बासिम आफरीदी का दिल भी डोलने लगा। वो ट्रांस किसी कैफियत में आगे बढ़ता उसकी तरफ आया। बेकरार दिल हमक हमक कर उस दिलनशी की तरफ जाने की जिद कर रहा था। उसके करीब पहुंचकर अपने कदम रोक अपना हाथ आगे बढ़ाता उसकी ठोड़ी थाम गया तो मोमल लरज उठी। बासिम उसकी ठोड़ी थाम कर उसका चेहरा उठा गया। काजल से लबरेज नैन कटोरे, गालों की लाली और होंठों की सुर्खी बासिम आफरीदी पर खुमार तारी कर गए। उसकी नजरें आंखों से फिसलती लाल होंठों पर गईं तो हलक में कांटे उग गए। वो दूसरे हाथ से गले में पहनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। उसकी नजरों का मरकज देखकर मोमल गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और साइड से गुजरने लगी पर उसकी हील्स एन मौके पर धोखा दे गई। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, बासिम तेजी से उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करता उसे अपनी तरफ खींच गया। वो धक धक करते दिल के साथ उसके दोनों कंधों पर हाथ जमाए खुद को उसके ऊपर गिरने से रोक गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी गंभीर सरगोशी से वो होश में लौटी। छोड़े। वो एक झटके से पीछे हटती उसके हाथ अपनी कमर से हटा गई तो वो उसकी हरकत पर लब भींच कर रह गया। फिर न जाने क्या सोचकर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। उसकी मज़ाहमत की परवाह किए बगैर वो उसे कंधों से थाम कर पीछे स्टूल पर बिठा गया और खुद एक घुटना ज़मीन पर टिकाए उसके सामने बैठकर उसकी टांग थाम कर उसका पाँव अपने घुटने पर रख गया। वो हक तक सी समल को देख रही थी। कसमसाकर अपना पाँव पीछे करने लगी तो वो उसकी पिंडली थाम कर उसे घूर गया जिस पर वो चुपकी बैठी रही। बासिम ने साड़ी उसके पाँव से ऊपर की जानिब खिसकाई तो वो कांप उठी पर वो जानता था वो भड़क उठेगी, इसीलिए अपने दिल को थपक कर चुप करवाने लगा। बारी बारी उसके दोनों पाँव में हील्स पहनाकर स्ट्रिप पिन किया तो वो तेजी से उठती ड्रेसिंग टेबल के आगे जा खड़ी हुई जबकि वो उसकी फुर्ती देखता रह गया। घड़ी पर नजर पड़ते ही उसे देर का एहसास हुआ तो वो अलमारी के बाहर हैंग हुए कपड़े थामकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो तैयार होकर आया तो मोमल बेड पर बैठी हाथ में पकड़े मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। उसे एक नज़र देखता वो ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा होकर बाल खुश्क करने लगा। उसकी नज़रें भटक भटक कर उस अप्सरा की तरफ ही जा रही थीं जो उससे बेनियाज बैठी थी। एकदम वो उठी और सहज सहज कर चलती उसकी तरफ आई। उसका खूबसूरती से तराशा गया बदन एक दफ़ा फिर बासिम आफरीदी के हवास सल्ब करने लगा। मोमल उससे कुछ फासले पर खड़ी होती अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा गई। आप कॉल पिक नहीं कर रहे बड़े पापा की, ये लें बात करें, स्पार्ट अंदाज में कहती वो अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा गई। वो मोबाइल उसके हाथ से लेकर कान से लगा गया तो मोमल ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा सामान समेटने लगी। वो बात कर चुका तो कॉल बंद करके उसका मोबाइल अपने हाथ में घुमाने लगा। मोमल उसे कमरे के वस्त में खड़े अपने मोबाइल के साथ सर्कस करते देख आंखें घुमाती उसकी तरफ बढ़ी और अपना हाथ सामने फैला गई। उसकी शफाफ हथेली देख वो दिलकशी से मुस्कुराया।
बासिम ने दूसरा हाथ जेब में डाला और उसके सामने फैला। मोमल का नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़कर उसे ऊंचा करके घुमा गया। उसके घूमने से उसकी साड़ी का पल्लू भी उसके साथ रक्स करने लगा। मोमल हैरान परेशान ये सूरत हाल समझने की कोशिश में थी। मोमल बासिम ने उसको घुमाकर अपने साथ बाजू पर डाला तो चकराते सर के साथ उसका कॉलर दोनों हाथों में सख्ती से दबोच कर आंखें मीच गई। मेरे लिए नशे की बंद बोतल हो तुम। उसकी गंभीर बेबाक सरगोशी सुनकर मोमल होश में आती झटके से पीछे हटी और खिफत से ड्रेसिंग रूम में जा बंद हुई। उसके कतराने पर वो सर नफी में हिलाकर रह गया। बेटा और बंद 30 मार खान, और छोड़कर जा अपनी मोहब्बत को। शादीशुदा होकर भी कमारा ही रहेगा तू सारी उम्र शायद। वो खुद से बुड़बुड़ाता तैयारी करने लगा। एक गहरी चुप थी जो अरमिश के होंठों पर डेरा डाल चुकी थी। आफरीदी विला का एक एक फर्द उसे समझा समझा कर थक चुका था। एक वो थी कि उनकी बातों के जवाब में खामोशी से बस सर हिला पाती। अरसम आफरीदी वाकई जिगरे वाला मर्द था जो उसकी टूटी बिखरी लड़की को किसी आपगीने की तरह सींच सींच के रख रहा था। अपनी बेतहाशा मोहब्बत उस पर लुटा रहा था। अपनी इज्जत की चादर में उसे छुपा कर रख रहा था। पर एक वो थी जो सारे ज़माने के साथ साथ उससे भी खफा महसूस हो रही थी। पर कोई कहाँ जानता था कि वो खुद से ही खफा थी। अब वो भी सफ़ेद सादा से जोड़े में सोगवार सी बैठी लायानी सोचों में कैद थी जब अरसम आफरीदी धीरे से उसके पहलू में आकर नीम दराज हुआ। सोफ्टी उसकी प्यार भरी पुकार पर भी वो मुतवज्जो ना हुई तो उसने उसको अपनी तरफ किया। अरमिश एकदम बौखलाई थी। कटी हुई डाल की मानिद वो नीचे जा गिरी थी। अरसम ने धीरे से उसका नाम पुकारा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है कि पाक औरतों के लिए पाक मर्दों के लिए पाक औरतें हैं और पाक पाक औरतों के लिए पाक मर्द और बद औरतों के लिए बद मर्द। जानती हैं? उसके सवाल पर वो धीरे से सर हिला गई। अरसम कहता पीछे कोहनी के बल लेटा और उसका हाथ थाम कर बोला, आपको मैं कैसा मर्द लगता हूँ? अब की अरमिश उसकी आंखों में झांकने लगी। पाक मर्द। उसके होंठों से बेसाख्ता ये लफ्ज़ फिसल कर बाहर आए। फिर मेरे हिस्से में कैसी औरत आनी चाहिए? वो उसका हाथ होले से अपने हाथ में दबाकर उसे गर्म करने लगा। पाक औरत। जवाब देते साथ ही अपने इस खसारे पर अरमिश का दिल कुरलाया। उसे शिकवा होने लगा। वो पाक क्यों नहीं थी? इस कदर मोहब्बत करने वाला, जान लुटाने वाला पाक मर्द उसे उस हालत में क्यों नहीं मिल सकता था कि वो भी पाक होती? उसका क्या कसूर था जो वो नापाक कर दी गई? मेरे निकाह में कौन औरत है? अरमिश का सांस बंद होने लगा। मैं। उसके यकलफ्ज़ी जवाब पर वो झुककर उसकी पेशानी पर लब रख गया। जब अल्लाह ने खुद ये वादा किया है कि जैसा मर्द हो उसे वैसी ही औरत मिलती है, तो मुझे पाक जानते हुए भी आपने ये कैसे सोच लिया कि आप नापाक हैं? अल्लाह अपने किसी भी बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो बेहतर मुनसिफ है। आप एक पाक औरत हैं, शबनम के पहले कतरे की तरह पाक। खुद को नापाक तसव्वुर करके खुद को गुनाहगार मत करें। अब की बार अरमिश ज़ब्त खोते फूट फूट कर रो दी। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ हस्बैंड? हमारी इज्जत क्यों ख़राब कर दी गई? क्यों हमें नोचा खसोटा गया? हमारा क्या कसूर था? अरसम उसे खुद से लगाकर नरमी से उसकी पीठ थपथपाने लगा। कसूर आपका नहीं है। अल्लाह पाक अपने बंदों को देकर भी आजमाता है और लेकर भी। वो आपको लेकर आजमा रहा है। आपको आजमाइश पर पूरा उतर कर सब्र का इनाम हासिल करना है। ना शुक्री करके खुदा को नाराज़ नहीं करना। समझ रही हैं ना आप? उसके अल्फाज अरमिश के जलते हुए ज़ख्मों पर ठंडी फुहार की तरह असरअंदाज हो रहे थे। वो पुरसकून होती उसके सीने पर सर रख गई। अब क्या सोचा है आपने फिर? वो उसके सवाल पर सर उठाकर उसे देखने लगी। हम अब नाशुक्री नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और सब्र करेंगे। अल्लाह हमसे खुश होकर हमें इनाम देगा फिर। उसकी मासूमियत भरी तफसील पर वो मुस्कुरा कर उसका माथा चूम गया। शाबाश। पर अल्लाह को खुश करने का एक और भी तरीका है। वो क्या? वो जानने को बेताब थी। अपने हस्बैंड को खुश करे, अल्लाह पाक खुद ही खुश हो जाएगा। उसकी सरगोशी पर अरमिश की आंखों में इस्तजाब दोहराया। क्या आप हमसे खुश नहीं हैं? वो एकदम रूहान सी हुई तो अरसम बौखला गया। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला? पर हस्बैंड को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जिससे वो मज़ीद खुश हो। वो उसकी अक्ल के मुताबिक उसके दिमाग में बात डालने लगा जिसे सुनती वो मज़ीद उलझी। मसलन मोमल घरेलू हुलिये में मौजूद थी। सादा काली शलवार कमीज़ पहने, बालों का जूड़ा बनाए वो मनाहिल के गंदे कपड़े इकट्ठे कर रही थी ताकि लॉन्ड्री भेज सके। कपड़े इकट्ठे करके टोकरी में डालने के बाद वो कमरे से निकलने लगी जब अंदर आता बासिम उसका रास्ता रोक गया। पीछे हटे, मुझे बाहर जाना।
मोमल के कहने पर वो और फैल कर खड़ा हो गया था। उसकी हरकत पर वो लब भींचती अपना गुस्सा काबू करने लगी। रास्ता दें, अब के ज़ब्त से बोली, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है। वो आंखों में तंज सजाए उस खुशफहम इंसान को देखने लगी। मोमल हंकारा भर कर रह गई। बासिम ने उसके हाथ से टोकरी पकड़कर नीचे रखी और खुद उसे कंधों से थामकर कमरे के अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद किया। ऐसा कब तक चलेगा? वो उसके स्पार्ट चेहरे को देखता सवाल करने लगा। कैसा? हनूस स्पार्ट अंदाज। बस कर दो मोमल, कब तक नफरत नफरत खेलोगी? इतने माह गुजर चुके हैं हमारी शादी को, पर तुम्हारा रवैया है कि सही हो ही नहीं रहा। वो थक चुका था इस रूटीन से। अब मेरी इतनी तवज्जो भी तुम पर असर नहीं कर रही? वो मुस्तफसर हुआ। मुझे नज़रअंदाजी के बाद दी गई तवज्जो से नफरत है। वो अपने कंधे से उसकी गिरफ्त छुड़वाने के जतन करने लगी। मेरी दी हुई खुशियाँ तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? एक और सवाल। मुझे दुख के बाद दी गई खुशी से भी नफरत है। उसके अंदाज में फिर भी लचक नहीं थी। मैं तुम्हें प्यार भी तो दे रहा हूँ। उसका इल्तजाइया लहजा मोमल को डगमगाने लगा, पर वो स्टिल रही। मुझे तकलीफ़ और धुतकार के बाद दी गई मोहब्बत से नफरत है। बासिम उसके ऐसे लहजे पर बेयकीन सा था। वो वक्त का तकाजा था मोमल, हम मिलके सब सही कर सकते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मान, मोहब्बत, यकीन, इज्जत, अपना साथ, सब कुछ। पर अब सब भूल जाओ प्लीज़। वो बेबस लहजे में मुल्तजी हुआ। मुझे सब कुछ छीन कर वापस मुंह पर मारने वाले से नफरत है, क्योंकि मैं कोई भी बात भुला नहीं पाती। नफरत है मुझे, समझे? अब वो उसकी आंखों में देखकर फुंकारी और साकित वजूद देखती उसे पीछे धकेलकर कमरे से बाहर निकल गई। बासिम ने उसे रोका नहीं। वो इस हालत में रहा ही नहीं था कि उसे रोक पाता। शायद वो अपनी स्वीटी को खो चुका था। अल्फाज फड़फड़ाते हुए उसके मुंह से अदा हुए और फिर गहरी चुप। उसके बाद वो दोनों वजूद उस वक्त साहिल किनारे बैठे एक दूसरे की खामोशी सुन रहे थे। उनका मामूल बन गया था हर शाम यहाँ चले आना और फिर कुछ वक्त वहीं बैठे रहना। दोनों ही मोहब्बत के मारे हुए थे और दोनों की मोहब्बत यकतरफा। एक की ला हासिल ठहरी, पर क्या पता दूसरे को मिल जाती। पर कौन जाने नसीब के खेल। दुरिया, जैन की पुकार पर दुरिया ने गर्दन तिरछी करके सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो उसकी आंखों में देखता रहा, दम साधे, बिना पलकें झपके। दुरिया को अब आदत हो गई थी उसकी नज़रों की। वो मोहब्बत नगर की बासी थी, किस तरह अनजान रह सकती थी किसी की मोहब्बत भरी नज़रों से। क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसकी आवाज़ पर जैन ने सर झटक कर खुद को होश दिलाया। एक बात पूछूं? उसने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। अब तक अरसम आफरीदी से मोहब्बत करती हो? दुरिया के बकौल वो जान चुका था उसकी राम कथा। हाँ, वो अब राजदार था, उसका वाहिद राजदार। उसके सवाल पर वो उसकी आंखों में झांकने लगी। क्या सुनना चाहते हैं? उसकी बात पर जैन मुस्कुराया। वही जो सच है। दुरिया सर हिला गई और उसने होले होले बोलना शुरू किया तो जैन का हर उज़्व कान बन गया था। जिस दिन अरसम की शादी थी, मैंने उस दिन ही खुद से वादा कर लिया था कि अब खुद से उनकी याद को भुलाने की कोशिश करूंगी। जिस दिन अरसम की शादी हुई थी, मैंने उसी दिन खुद से वादा कर लिया था कि अब खुद से उनको याद करने की कोशिश नहीं करूंगी। वो किसी और की अमानत है। अब हलाल तो मुझ पर पहले भी नहीं थे, पर अब हराम हो चुके हैं बिल्कुल। किसी दूसरे इंसान की चीज़ पर मैंने आज तक नज़र नहीं रखी, यहाँ तो फिर पूरा इंसान है। हाँ, ये नहीं कि मोहब्बत नहीं रही, मोहब्बत अब भी है, पर इस मोहब्बत को दिल के नेहा खानों में छुपा चुकी हूँ। अब तो अरसा हुआ देखे, और जैसे अक्स भी धुंधलाने लगा है। जैन यासियत से उसकी थकान ज़दा दिलकश चेहरे को देख रहा था। कितना मुश्किल होता है ना अपनी मोहब्बत के मुंह से उसकी मोहब्बत का जिक्र सुनना। हाँ, शायद। दुरिया महज सर हिलाकर रह गई। बेखबर तो ना थी उसके सवाल में छुपे मतलब पर बेबस थी, सख्त बेबस। दुरिया, वो उसकी पुकार पर उसकी जानिब देखने लगी। आप उदास मत रहा करें, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। मैंने आज तक आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। क्या आप एक दोस्त के लिए इतना सा काम कर सकती हैं? जैन की बात के जवाब में वो आंखें मूंद गई। वो उसके चेहरे को देखता रहा, फिर उसने आंखें खोली और उठ खड़ी हुई। जैन भी उसकी तकलीद में खड़ा हो गया। हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं जानती मेरी ये ज़िंदगी कितनी है, मेरी कितनी सांसें बाकी हैं, पर जैन, मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल उदासी और यासियत में गुजारे हैं।
अब तक मैं ज़िंदगी गुजार रही थी, पर अब मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उदास और गमज़दा रह रहकर थक चुकी हूँ। अब मैं खुश रहना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। दुरिया की आंखों से मोती फिसल फिसल कर नीचे रेत पर जा रहे थे। ये शायद उसके अंदर का गुबार था जो आंसुओं के ज़रिए बाहर निकल रहा था। उसकी बातों पर ज़ैन की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन था वो उस उदास चाँद को ज़िंदगी की तरफ वापस ले आएगा, एक ना एक दिन ज़रूर, और उसे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार था। तो फिर कहाँ से शुरुआत की जाए? दुरिया ने अपने सामने खड़े उस खूबरू नौजवान को देखा जो पैंट की जेबों में हाथ डाले पुरशौक निगाहें उस पर जमाए खड़ा था। रात होने वाली है, अभी मुझे घर जाना है, टेक्स्ट करके बता दूंगी आपको, अब चलें, वो कहती हुई वापस मुड़ने लगी। तो वो भी सर हिलाता उसके हमकदम हुआ था। राजा का मोबाइल एकदम बजना शुरू हुआ तो वो उठकर बैठ गया और कॉल रिसीव करता मुकाबिल से बात करने लगा। उसे मोबाइल में मसरूफ़ देख नूरिया भी उठ बैठी और अपने बिखरे बाल समेटने लगी। बाल समेट कर वो उठी और साइड टेबल पर पड़ी चादर उठाकर अपने वजूद के गिर्द ओढ़कर कमरे से बाहर निकली। कॉल खत्म होने के बाद राजा ने कमरे को एक नज़र देखा जो खाली था। वो उठा और पैरों में चप्पल उड़स कर कमरे से बाहर आया। किचन से खटर पटर की आवाज़ें सुनाई दीं तो वो उसी तरफ चला आया जहाँ वो फ्रिज से जूस निकाल रही थी। मुझे एक काम से जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है। उम्मीद है 2-3 घंटों में वापस आ जाऊँगा। रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। तुम अपना और मेरे बेबी का बहुत सा ख्याल रखना। अब कोई और काम करने मत बैठ जाना वरना पिटोगी मुझसे। उसकी प्यार और फिक्र भरी धमकी पर वो मुस्कुरा दी। ओके, जैसे आपका हुक्म। वो मुस्कुराती हुई जूस ग्लास में डालने लगी। अच्छा ना, शोर घर से बाहर जा रहा है, उसे अच्छे से रुखसत तो करो। दरवाजे को अच्छे से लॉक कर लो और खोलना मत, कोई भी आए अगर। जब मैं वापस आऊँगा तो खुद ही खोल लूँगा, चाबी है मेरे पास। अल्लाह हाफिज़। वो उसे ढेर सारी नसीहतें करता उसका गाल थपथपाता घर से निकल गया तो वो भी मुस्कुराती हुई दरवाज़ा लॉक करती किचन से जूस का ग्लास पकड़ती कमरे में चली गई। जूस पीने के बाद वो मोबाइल पकड़कर लेट गई और गेम खेलने लगी। गेम खेलते अभी 10 ही मिनट हुए थे जब किसी अननोन नंबर से उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल काट दी, पर सामने वाला भी खासा ढीठ था जो बार बार कॉल करता जा रहा था। छठी दफ़ा जब कॉल आई तो उसने झुंझला कर उठा ली। हेलो, हेलो नूरिया, ये मैं हूँ हाशिर। प्लीज़ कॉल बंद मत करना, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात सुन लो बस प्लीज़, उसके बाद कॉल चाहे बंद कर देना। हाशिर की आवाज़ सुनकर वो कॉल काटने ही वाली थी, पर उसके इसरार पर उसके इल्तजाइया लहजे को देखती लब भींच कर उसे बोलने का मौका दे गई। उसकी खामोशी पर हाशिर ने उसकी रजामंदी महसूस करते हुए अपनी बात जारी रखी। नूरिया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। राजा को हम जैसा समझते हैं वो वैसा है ही नहीं। वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, उसका ताल्लुक माफिया से है। वो बहुत बड़ा बहरूपिया है। उसकी बात सुनती नूरिया बेयकीन सी थी। आप झूठ बोल रहे हैं, राजा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी किसी भी घटिया बात पर यकीन कर लूँगी? खबरदार, अगर आज के बाद आपने मुझे कॉल करने की कोशिश भी की। उसके इल्ज़ाम पर नूरिया भड़क ही तो उठी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ नूरिया, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सबूत है मेरे पास। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, तो वहाँ आकर खुद ही देख लो कि राजा क्या है और कैसा है। उसका यकीन भरा लहजा नूरिया को थर्रा कर रख गया। प्लीज़ नूरिया, तुम एक दफ़ा आकर अपनी आंखों से सारी हकीकत देख लो, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। जवाब में नूरिया चुप रही, पर 1 सेकंड में फ़ैसला भी कर चुकी थी। ठीक है, आप एड्रेस सेंड करें, मैं आती हूँ। वो कहती हुई कॉल काट गई। मैं वहाँ जाकर साबित कर दूंगी कि मेरे राजा ऐसे नहीं है, फिर उसके बाद कभी हाशिर की शक्ल तक नहीं देखूंगी। वो खुद से कहती अलमारी से अपनी चादर निकालने लगी और फिर कुछ ही देर बाद चादर ओढ़कर मोबाइल पकड़ती घर से निकल गई। अगर उसे पता होता कि उसकी ये गलती उसे किस कदर भारी पड़ सकती है तो कभी ये कदम ना उठाती।